औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे हमारा 20वां लेक्चर है इनहेरिटेंस के चैप्टर में। वो है स्टूडेंट्स बम्बई फिनोटाइप। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक चीज वाज़ेह तौर पर बताई थी कि एपिस्टेसिस जो है इसको समझने के लिए हमने आगे लेक्चर्स में इनकी एग्जांपल्स पढ़ने होंगे। अब यही एग्जाम्पल जो है पहला एग्जाम्पल बम्बई फिनोटाइप का है, दूसरा है कोड कलर ऑफ लेब्राडोर रिट्रीवर का हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पे गौर करें, बम्बई फिनोटाइप एपिस्टेसिस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है। ये क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये कौन सा फिनोटाइप है, इसको बम्बई फिनोटाइप क्यों कहते हैं? इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जो है सुनिए। देखिए, बम्बई फिनोटाइप को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये हमारे पास बम्बई फिनोटाइप ये एक ब्लड ग्रुप है। मीन फिनोटिफिकली ये हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है जो कि फिनोटिफिकली ब्लड ग्रुप होगा ओ। जब हम इसका टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में तो इसके आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है या जो भी है पैथोलॉजिस्ट है, वो आपको आपका ब्लड ग्रुप अनाउंस करेगा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन अगर हम जीनोटिफिकली देखें तो ये ऐसा इंडिविजुअल जीनोटिफिकली या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। स्टूडेंट्स, इस फिनोटाइप को हम क्या कहते हैं? बम्बई फिनोटाइप। मीन अगर इसके हम क्रोमोसोम नंबर 9 पे अगर इनके जीन के बारे में स्टडी कर ले, वो जीन देखे तो वहां पे आई जीन का या तो एलेलिक फॉर्म आई ए या आई बी या सिंपल आई या आई बी होगा। मीन जीनोटिफिकली ये हमारे पास इनके आई जीन की एक्सप्रेशन होगी उनमें, लेकिन वो आगे जाके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन नहीं बना सकता था, इसलिए हमारे पास वो फिजिकली फिनोटिफिकली ब्लड ग्रुप ओ बन जाता है। मीन एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि फिनोटिफिकली वो ब्लड ग्रुप ओ हो, लेकिन जीनोटिफिकली या तो ब्लड ग्रुप ए होगा उसका या बी होगा या ई बी। मीन या ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए था या ई बी होना चाहिए। इसको बम्बई फिनोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट्स, वाज़ेह है ये चीज कि अगर इनमें मौजूद है हमारे पास आई जीन में या 3 पॉसिबिलिटीज जो है मौजूद है। इनमें हमारे पास जीनोटिफिकली या तो ये आई ए या आई ए स्मॉल आई, या जीनोटिफिकली है आई बी या आई बी स्मॉल आई, या हमारे पास आई बी की सूरत में ये मौजूद है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर किसी और जीन का जो है असर पड़ रहा है, और जो जीन इसके ऊपर अपना असर डाल रहा है उस जीन को हम फिर क्या कहेंगे? एपिस्टेटिक जीन। और ये इनकी जो जीनोटाइप है ये हाइपोस्टेटिक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये डोमिनेंस का ताल्लुक नहीं है, ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस है। ठीक है, ये जीन इंटरेक्शन में हमारे पास क्या है? नॉन एलेलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन है। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या है ये? नॉन एलेलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शंस है। अब जरा देखिए, आप लोग गौर करें तो ये एक्सप्लेनेशन में अभी पढ़ाऊंगा। ये बात पहले से आप लोग जहन में रखिए कि आई जीन हाइपोस्टैटिक हो रहा है और इसके ऊपर कोई और जीन जिसको हम एच जीन कहते हैं वो एपिस्टैटिक आ रहा है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ये एक रेयर ब्लड टाइप है फिनोटिफिकली। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने बंबई में, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं। ये इंडिया का एक सिटी है। 1952 में इसको डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने डिस्कवर किया। ये बहुत कम होता है पॉपुलेशन में, आज भी बहुत कम है। अगर इसकी परसेंटेज देखे, इसी वजह से इसको हम बंबई फिनोटाइप कहते हैं, क्योंकि इसको बंबई में डिस्कवर किया गया था। किसने? 1952 में डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने। परसेंटेज इसका ये रेयर टाइप ऑफ फिनोटाइप है, तो इसका मतलब है कि इंतहाई कम है।
इनका परसेंटेज देखे पूरी दुनिया में ये ओनली एंड ओनली 0.0004% है, मीन 4 पर मिलियन है, एंड 0.01% मीन 1 in 10,000 इन मुंबई। मतलब ये है कि इंडिया के मुंबई सिटी में आज भी ये 10,000 में से एक बंदे को होता है, और पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो हम कह सकते हैं 4 मिलियन में सिर्फ 4 बंदों को ये हो सकता है। समझ गए, ये इंतहाई रेयर ब्लड ग्रुप है। अब अगर इसकी मैकेनिज्म की तरफ थोड़ा हम आ जाए तो आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो जाएगा। असल में देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा आप लोग तवज्जो रखें। एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, असल में मैंने ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी ये बात आप लोगों को बताई थी। ये डिपेंड करता है किस चीज पे स्टूडेंट्स, डिपेंड अपॉन इनका एक प्रिकर्सर है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एच सब्सटेंस कहते हैं। ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंप्लीटली डिपेंडेंट है एच सब्सटेंस पे। ये एच सब्सटेंस जो है कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी बॉडी में एक जीन है जिसको जीन एच कहते हैं। ये जीन एच जो है स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो है ये मौजूद होता है। समझ गए, कहां पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जीन आई जो है, ये इसका जो डिफरेंट एलील जो है, आई हो, आई भी हो या स्मॉल आई हो, इनको किस चीज की जरूरत है, एच सब्सटेंस की जरूरत है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। मतलब ये है कि जीन आई के लिए एच सब्सटेंस की जरूरत है और एच सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है कौन, जीन एच। आप थोड़ा सा जरा गौर करें, अगर कोई आपसे पूछे स्टूडेंट्स कि ये एच सब्सटेंस है क्या चीज, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूं, हमारे सिलेबस में ये बात इंक्लूडेड नहीं है। असल में एच सब्सटेंस जो है ये है ओलिगोसैकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ जब हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है फ्यूकोस, ये मिल जाए तो इससे बनता है एच सब्सटेंस। अब ये ओलिगोसैकेराइड देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास आरबीसी है, इसके सरफेस पे मौजूद है ये एच सब्सटेंस। ठीक है, इसके सरफेस पे मौजूद है एक ओलिगोसैकेराइड है। फ्यूकोस मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर होता है। ये मॉलिक्यूल जो है जब हमारे पास अंदर से बाहर की तरफ आ जाए, ये जब ओलिगोसैकेराइड के साथ अटैच हो जाए तो इससे क्या बनता है स्टूडेंट्स, हमारे पास बनता है एच सब्सटेंस बनता है। अब देखिए, तो इसका मतलब एच सब्सटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड फ्यूकोस मॉलिक्यूल। अब देखिए, ओलिगोसैकेराइड आरबीसी सरफेस पे होता है जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। फ्यूकोस जो है इनसाइड आरबीसी होता है। ये ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर फ्रॉम inside of RBC toward oligosaccharide by fucosyl transferase enzyme। मतलब ये अंदर से कौन लेकर आ रहा है, ये एंजाइम जो लेके, एक एंजाइम है फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये अंदर से फ्यूकोस को बाहर की तरफ लेकर आता है और ये ओलिगोसैकेराइड के साथ अटैच करता है, बनाता है क्या, एच सब्सटेंस बनाता है। अब देखिए, फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम असल चीज क्या हो गई, यहाँ पे कौन है ले जाने वाला, फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, फ्यूकोस को अंदर से आरबीसी की सरफेस की तरफ इसको बाहर ले जाया जाता है और साथ में ये एच ओलिगोसैकेराइड के साथ मिलकर एच सब्सटेंस बनाता है। अब फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम अहम जो है किरदार है इसका। ये कौन है, ये एक एंजाइम है जो इसको सिंथेसाइज करता है, कौन, एक जीन जिसको हम एच जीन कहते हैं। ये कब सिंथेसाइज हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट केस में हो या हेटेरोजाइगस केस में हो। क्रोमोसोम नंबर 19 है हमारी बॉडी में, और ये जो है इसके ऊपर है हमारे पास एच जीन, एक एलील एक के ऊपर है, दूसरा एलील दूसरे के ऊपर है। ठीक है, इसके 2 एलील होते हैं, या तो इसमें हमारे पास स्मॉल एच भी आ सकता है। एच जीन के 2 एलील
डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, कहां पे है? क्रोमोसोम नंबर 19 पे। इनके पॉसिबल पेयर्स है होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है तो एक्स सब्सटेंस जो है सिंथेसाइज होगा। मतलब ये है कि इन कंडीशन में ये एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज सिंथेसाइज होगा। फ्यूकोसाइल ये जो एंजाइम है ये फिर क्या करेगा? फ्यूकोस को अंदर से बाहर की तरफ ओलिगोसेकेराइड के साथ मिलाकर क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ये बनाएगा हमारे पास एच सब्सटेंस। अब देखिए जीन आई जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस चीज पे? एच जीन पे। जीन आई की 3 एलील है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल आई इसका तो है कोई मसला नहीं, कोई एंजाइम नहीं बनाता, ये तो वैसे भी ब्लड ऑफ होगा। आई ए है, आई बी है, ये सिंथेसाइज करता है एंजाइम ए को और आई भी सिंथेसाइज करता है एंजाइम बी को। ठीक है, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ये है। और स्मॉल आई को एंजाइम सिंथेसाइज नहीं कर रहा। दोनों कंडीशन में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। अब देखिए ये जो यहां पे एंजाइम है, एंजाइम ए का नाम है एंजाइम ट्रांसफेरेज ए और एंजाइम बी का नाम है एंजाइम ट्रांसफेरेज बी। ये आप लोग याद रखें। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में यहां पे मैं ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि एच एच जब आ गया तो हमारे पास रिसेसिव इसमें एच सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा और यही हमारे पास एपिस्टेटिक जीन होगा। मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर 9 पे है आई जीन। आई जीन का फॉर एग्जांपल मैं एक केस लेता हूं आपको समझाने के लिए। होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस ये केस है। ऐसे ये कौन से ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप है? ए ब्लड ग्रुप का। एक इंडिविजुअल है जिनकी जीनोटाइप में ब्लड ग्रुप ए है। अब देखिए एंजाइम ए बन जाएगा। एंजाइम ए क्या करता है? ट्रांसफर करता है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है। यहां पे देखिए वो फ्यूकोज अपना है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है आरबीसी के अंदर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन को ट्रांसफर करता है आरबीसी के अंदर से बाहर किसकी तरफ? एच सब्सटेंस की तरफ। ये एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन जो है जब हमारे पास एच सब्सटेंस के साथ कंबाइन होगा तो इससे बनेगा हमारे पास क्या? एंटीजन। ठीक है, टू मेक एंटीजन ए बनाएगा एंड पर्सन बिकम ब्लड ग्रुप ए। इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए बनता है। एक्चुअल मैकेनिज्म ये है, समझ गए? जिसकी भी हमारे पास जीनोटाइप में ब्लड जीनोटिफिकली वो ब्लड ग्रुप ए के एलील्स रखते हो तो वो क्या करेगा? एंजाइम ए जिसको एंजाइम ट्रांसफेरेज ए भी कहते हैं ट्रांसफर करेगा इनसाइड ऑफ आरबीसी से एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहां से लेकर आएगा कहां पे? आरबीसी की सरफेस में एच सब्सटेंस के साथ मिलाएगा, इसे बनाएगा एंटीजन ए और फिर हमारे पास एक इंडिविजुअल फिनोटिफिकली और जीनोटिफिकली दोनों केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी का भी है फिनोटिफिकली और जीनोटिफिकली और ब्लड ग्रुप ए बी का भी है। समझ गए? तो ये हमारे पास जो है दोनों केसेस में इनके क्या होंगे? कंडीशन होंगे। मैं दोबारा दोहराता हूं थोड़ा सा। एच सब्सटेंस क्या है? आरबीसी की सरफेस पे होता है ओलिगोसेकेराइड। एच जीन बनाता है एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये अंदर से एक जो कार्बोहाइड्रेट है फ्यूकोज बाहर की तरफ लेकर आएगा और इसके साथ अटैच करेगा, एच सब्सटेंस बनाएगा। फिर हमारे पास जो आई जीन है वो एंजाइम ए या एंजाइम बी या दोनों बनाएंगे। वो एंजाइम ए क्या करता है? ट्रांसफेरेज एंजाइम है, वो अंदर से फिर एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन इस मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ एच सब्सटेंस की तरफ लेकर आएगा, उसके साथ अटैच होकर एंटीजन बनाएगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। समझ गए? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए हम आते हैं एक्चुअल अपनी बात की तरफ। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया। अगर देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे एग्जाम्पल है बम्बई फिनोटाइप का। अगर एक पर्सन हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब कि एच जीन इसका दोनों रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एच सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा और कोई एंटीजन भी सिंथेसाइज नहीं होगा आरबीसी के सरफेस पे, चाहे वो बंदा जीनोटिफिकली ए हो, बी हो या ए बी हो। अब देखिए क्यों नहीं हो रहा? इस केस में
ऐसे केसेस में, ऐसी कंडीशन में, इन सच केस, अब देखिए आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एग्जाम्पल है एपिस्टैटिक मैकेनिज्म का। ये जो एच जीन है रिसेसिव फॉर्म है, ये याद रखिए। डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट होमोजाइगस फॉर्म में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं, रिसेसिव कंडीशन में अगर एच जीन हमारे पास इस कंडीशन का आ गया तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम एपिस्टैटिक ओवर आई जीन, जो भी एलेल फॉर्म क्यों ना, पेयर क्यों ना हो इसका, जिसकी वजह से आई जीन जो है रिमेन हाइपोस्टैटिक एंड हेंस कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटाइपिकली। मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे एक जीन है, उसका नाम है एच जीन, वो क्या कर रहा है, किसके इफेक्ट को, क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक जीन है आई जीन की इफेक्ट को हाइड कर रहा है, उसको मास्क कर रहा है, उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, और फिर ऐसी कंडीशन में आई जीन को एक्सप्रेशन के लिए नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे केसेस में आई जीन क्या हो जाता है, हाइपोस्टैटिक हो जाता है, और एच जीन क्या हो जाता है, एपिस्टैटिक हो जाता है। इस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एपिस्टैसिस कहते हैं, और इट इज अ टाइप ऑफ इंटरजेनिक इंटरेक्शन। समझ गए ना, मतलब क्या हुआ कि कौन आ रहा है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास इस चीज को आप लोग थोड़ा सा, ये हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे हमारे पास एक जीन है जिसका नाम है एच जीन। एच जीन कौन सी कंडीशन में, रिसेसिव फॉर्म में। जब हमारे पास ये कंडीशन आता है तो एक क्रोमोसोम नंबर 9 पे हमारे पास एक जीन है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है आई जीन। ये रिसेसिव फॉर्म में जब एच जीन आ जाए, ये क्या कर रहा है, इनका आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एपिस्टैसिस कहते हैं, कि एच जीन आके आई जीन के ऊपर अपना असर छोड़ रहा है, और एच जीन यहां पे क्या हो रहा है, ये एपिस्टैटिक बन रहा है, और आई जीन जो है क्या बन रहा है, हाइपोस्टैटिक बन रहा है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एपिस्टैसिस कहते हैं। समझ गए, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा कंक्लूजन को भी। इंशाल्लाह फिर हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहां रहे खुश रहे, सलामत रहे, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।